जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बेहतर सी वैकेंसी लेके आ गए जिसका नाम है भारतीय तटरक्षक दल। और इसमें आप जो पोस्ट पाएंगे वो आपको मिलती है असिस्टेंस कमांडेंट की। जैसे कि आपने सीएपीएफ में देखा ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के लिए असिस्टेंस कमांडेंट की वैकेंसी निकलती है, ऐसे ही आपके आईसीजी में असिस्टेंस कमांडेंट की वैकेंसीज निकलती हैं। बात कर ले इसके एज की, क्वालिफिकेशन की, इससे पहले इसके लोगो को आप देखिए और वो प्राउड फील करिए। ये है भारतीय तटरक्षक दल का लोगो। जब आप सेलेक्ट होते हैं इसमें तो आपकी जो वर्क है वो आपको एकदम नेवी जैसा फील होगा। आप समझिए कि नेवी के एक पार्ट है। आपका मेन जो वर्क होगा वो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करना, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना और अदर ऐसे वर्क जिसमें आप प्राउड फील कर सके। तो चलिए बिना लेट किए हुए ऑफिसर समझते हैं कि कैसे हम इसमें एंट्री पा सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑफिसर्स आगे की डिटेल की। तो ये रही आपकी यूनिफॉर्म जिसके थ्रू आप यहां पे सिलेक्ट होते हैं एज एन असिस्टेंस कमांडेंट। जब आप यहां सिलेक्ट होते हैं ऑफिसर तो ये रहे आपकी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म दिखने में जितनी प्यारी लग रही है, सेम आपको मेहनत करने के बाद यही यूनिफॉर्म मिलने वाली है। बस मेहनत करते रहना ऑफिसर और इस यूनिफॉर्म को अचीव करना है। अब आगे चलते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। क्या है, कैसे, क्यों स्थापना इसकी हुई, क्या जरूरत पड़ी आईसीजी की, भारतीय तटरक्षक दल का गठन क्यों हुआ। तो ऑफिसर जब बात करें भारतीय तटरक्षक दल के गठन की तो यहां पे जो इसका मेन प्राइम वर्क है वो है ऑफिसर कि भारतीय समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, क्या करने के लिए ऑफिसर, सुरक्षित रखने के लिए इसका गठन हुआ। साथ ही साथ तस्करी और आतंकवाद का रोकथाम ये करता है। तस्करी और आतंकवाद का रोकथाम ये करता है कौन, आईसीजी भारतीय तटरक्षक दल। साथ में आपदा राहत, जब कहीं पे ऐसी कोई डिजास्टर आ जाती है तो भी आईसीजी उसमें तत्परता के साथ वर्क करता है। और समुद्री कानून लागू करना, हर देश के अपने समुद्री कानून होते हैं जो कि लागू होते हैं और साथ में अंतरराष्ट्रीय कानून भी होते हैं। तो इन सबको लागू करवाने का काम भी आईसीजी करता है। भारत में भारतीय तटरक्षक बल बनाया गया था इन सब कामों के लिए। अब इसमें जो आपको रैंक मिलती है आईसीजी में वो है आपकी असिस्टेंस कमांडेंट की। और यहां पे जो आप ऑफिसर बनते हो वो होता है ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर। बात कर ले फिर से मोटे मोटे तौर पे इनका काम क्या है, समुद्री सीमाओं की निगरानी करना, खोज बचाव कार्य करना, तस्करी अवैध गतिविधियों की रोकथाम करना, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करेंगे, साथ में जहाज और तटीय स्टेशन का कमान और जवानों का नेतृत्व करना। इन सब कामों को संपादित किया जाता है किसके थ्रू, वो है असिस्टेंस कमांडेंट। बात कर ले ऑफिसर नेक्स्ट स्लाइड की, तो वो है कि आईसीजी है क्या। तो ऑलरेडी हमने बताया कि आईसीजी है क्या, उसके काम क्या है। यहां जो आपको रैंक मिलती है ऑफिसर वो है आपकी ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर रैंक, इंडियन कोस्ट गार्ड में मिलेगी आपको। इसके बाद वर्क क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अदर चीजें आप देखेंगे। ये सारे के सारे वर्क जो है ऑपरेशन कंडक्ट करना, कभी आप बचाव और राहत दल में पार्टिसिपेट करेंगे। आप सबसे बेस्ट वर्क कर सकते हैं ऑफिसर यहां पे सेलेक्ट होके उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई नहीं होता। सोचिए समुद्र में कोई डूब रहा हो और चिल्ला रहा हो सहारा के लिए, कोई हेल्प कर दे उसकी, वहां पे कोई हेल्प करने वाला ना होता है। क्यों, क्योंकि इतनी दूर दूर तक कौन उनकी आवाज को सुनेगा। लेकिन जब भी उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमारे ये वीर जवान यानी भारतीय तटरक्षक दल के जवान वहां पे हेल्प करते हैं। यानी आप बचाव कार्य में भी हेल्प करेंगे, आप ना जाने कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं यहां ऑफिसर रैंक पे सेलेक्ट होके। ऑपरेशन भी लीड हो गए और साथ में आप मैरीटाइम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराएंगे, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी आप रन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है लॉ इन्फोर्समेंट एट सी, ये भी वर्क आप ही का होगा। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का वर्क भी आप ही का होगा, जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया गया। अब बात कर लें ऑफिसर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, तो एज, सर इस एग्जाम के लिए एज ग्रुप कितना होता है, कितने एज तक हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज है वो कुछ इस प्रकार है, 21 से 25। अगर आप 21 से 25 ईयर्स के बीच में है तो आप एलिजिबल है असिस्टेंस कमांडेंट आईसीजी में सेलेक्ट होने के लिए। बात कर ले कितने ब्रांच होते हैं, तो 2 ब्रांच है इसमें, एक है जनरल ड्यूटी और एक है टेक्निकल एंट्रीज। और
कह सकते हैं कि थर्ड ब्रांच भी, जिसको लॉ के लिए, जिन कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री है वो भी इसमें एंट्री कर पाते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा है याद रखना है वो है जनरल ड्यूटी, जिसे जीडी का, जीडी में आप ऑफिसर बन के जाएंगे, और दूसरा है टेक्निकल एंट्री स्कीम जो कि अलग होती है, यानी ये जो है जीडी से अलग वर्क करते हैं टेक्निकल वाले। अब बात कर लें कि सर एज कितनी छूट मिलती है क्या, तो हाँ कुछ एज है जो आपको छूट दिया जाता है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कहां कहां एज में छूट मिलती है, तो अगर आप ओबीसी हैं या एसटी हैं तो आपको एज में छूट मिलती है, और साथ में अगर आप सेना के रिटायर्ड हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो भी वहां एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप वहां ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। मोटे तौर पे एससी और एसटी के लिए 5 ईयर और ओबीसी जो है उनके लिए 3 इयर्स का प्रावधान है एज रिलैक्सेशन का, यानी इसी में आप 25 + 30 कर लेना, ओबीसी का निकल आएगा। एससी और एसटी के लिए आप 25 + 5 कर लेना, आपको 30 ईयर मिल जाएगा इन लोगों के लिए। उम्मीद है ऑफिसर ये चीजें आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की और चलते हैं अगली स्लाइड में। ऑफिसर बात करें कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज तो हो गई, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास जो है वो क्या हो, जनरल ड्यूटी में ऑफिसर बनने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है कि आप मैथ और फिजिक्स इन 10+2, ध्यान रहे ग्रेजुएशन हो, आपने ग्रेजुएट हो, और ग्रेजुएट के साथ आप इंटर में 10+2 में आपने मैथ और फिजिक्स से कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जनरल ड्यूटी में ऑफिसर बनने के लिए। या फिर ओआर डिप्लोमा हो, ठीक है, इन सब्जेक्ट से, रिलेटिव सब्जेक्ट से आपका डिप्लोमा हो तो भी आप एलिजिबल होते हो। अब बात कर ले टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए कि सर टेक्निकल के लिए क्या है, कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो टेक्निकल के लिए रिलेवेंट सब्जेक्ट से आप बीटेक या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री जो रिलेवेंट सब्जेक्ट से है अगर आपने कर रखा है तो आप इंटाइटलमेंट होते हो आईसीजी में ऑफिसर सेलेक्ट होने के लिए। अब चलते हैं ऑफिसर नेक्स्ट स्लाइड में, बात कर लें कि सर यहां पे मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा यहां पे सेलेक्ट होने के लिए। तो ऑफिसर जो इसका मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड है सेम सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के जैसे असिस्टेंट कमांडेंट हमने बताया है प्रीवियस वीडियो में, सेम उतना ही है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़े बहुत इधर उधर आपको मिलेंगे, वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप चेक करते रहिएगा। बात कर लें कि क्या ऐसे रिक्वायरमेंट है जो मांगता है यहाँ के मेडिकल में, तो क्या है, मिनिमम जो आपकी हाइट हो, ठीक है, फिर वेट जो है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग वरी करेगी, एक टेबल मिलता है जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप 65 kg के हैं तो आपकी कितना वेट होना चाहिए, 70 kg के हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी हाइट और साथ में आपका वेट जो है वो आपके हाइट के अनुसार बदलता रहता है, तो वो आपको मिलता है डिटेल नोटिफिकेशन में। अब बात करें आई साइट, ये सब मोटा मोटा चीजें हैं जो आपको चेक होंगी वहां पे। आई साइट आपकी क्या हो, अच्छी होनी चाहिए, साथ में हियरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें सीएपीएफ में सेम है, हियरिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन ऑफिसर अच्छे से होना चाहिए, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस एज पर स्टैंडर्ड, और कुछ फिजिकल फिटनेस जो भी मांगा गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप आईसीजी में ऑफिसर सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सेना से रिलेटेड है या पैरामिलिट्री फोर्स से एसोसिएटेड है तो आपको तो फिजिकली फिट होना अनिवार्य है। अब बात कर ले ऑफिसर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, तो सिलेक्शन प्रोसेस, सर एज लिमिट क्वालिफिकेशन हो गया, तो सिलेक्शन कैसे होता है उसके लिए ऑफिसर हम देखेंगे कि आईसीजी जो है असिस्टेंट कमांडेंट का जो रिक्रूटमेंट होता है वो कौन कौन से स्टेजेस में होता है, इसके लिए आपको कई सारे स्टेज में पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है ऑफिसर। पहला स्टेज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेज वो है कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। पहला स्टेज क्या है ऑफिसर, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। जब आप पहली स्टेज में जाते हैं तो आपको ये मिलता है कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, और ये जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। क्या होता है ऑफिसर, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके
ये सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। इसके बाद ये क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, याद रखना। कौन? ये जो आपका पहला स्टेज है, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि कैंडिडेट को अलाउ कर देता है सेकंड स्टेज में जाने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई होते, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके आता है, तभी आप ऑफिसर सेलेक्ट हो पाते हो सेकंड स्टेज के लिए। और सेकंड स्टेज क्या है? प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, जिसे पीएसबी के नाम से आप जानते हैं। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में क्लियर हो गए तो कांग्रेचुलेसन, तभी आप सेकंड स्टेज में जा पाओगे ऑफिसर। और सेकंड स्टेज क्या है? पीएसबी। अब देख लेते हैं ऑफिसर नेक्स्ट स्टेज क्या है सिलेक्शन का। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेज जो मिलेगा थर्ड वाला ऑप्शन, वो है आपका थर्ड स्टेज, और जिसमें क्या होगा? एफएसबी। अभी आपने पीएसबी दिया था यहां। अच्छा, एक चीज अभी हम आपको बता दें, आप दो चीजें यहां सुन रहे होगे, एक पीएसबी, एक एफएसबी, जबकि आप ऐसा एनडीए सीडीएस में नहीं देख रहे, वहां केवल एसएसबी लिखा हुआ था। है ये दोनों सेम, बस यही है कि वो एक दिन में पीएसबी करा ले रहे हैं और इसके बाद अदर डेज के लिए एफएसबी करा रहे हैं, जबकि एनडीए और सीडीएस में आपको एक ही साथ 5 डेज में वो सारे के सारे पैटर्न में फॉलो करवा लिए जाते थे आपके इंटरव्यू। ठीक है, तो है दोनों का इंटरव्यू सेम, बस यहां उसको फर्स्ट डे में पीएसबी बांटा है और सेकंड डे में इन्होंने उसको क्या बोल रखा है? एफएसबी। ठीक है, तो जब आप पीएसबी क्लियर होते हैं ऑफिसर सॉरी, तो आप आते हो थर्ड स्टेज के लिए फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए, और आप क्लियर करते हो एफएसबी। जब आप यहां क्लियर कर लेते हो, और आता क्या है एफएसबी में? तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया आपका, किया जाता है, ग्रुप टास्क आपका चेक किया जाता है, और साथ में यहां पे आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं। ये इतना प्रोसेस कंप्लीट होता है आपका एफएसबी में। इसके बाद बात कर ले स्टेज फोर्थ का। तो स्टेज फोर्थ में ऑफिसर आपको होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ वाले स्टेज में आपका सीधे क्या होगा? इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। तो याद रखना कि आपका क्या होगा फोर्थ स्टेज में, यानी यही फोर्थ तक ही जो है आपका मेडिकल वगैरह होने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है। इस प्रकार 5 प्रोग्राम है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको कोस्ट गार्ड में ऑफिसर बनने के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए आप, जब आप स्टेज फर्स्ट होता है जो कि केवल और केवल क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्टेज फर्स्ट पास कर लेते हैं आप, तो फिर आप जाते हैं स्टेज सेकंड में जो कि आपका है पीएसबी। ठीक है, फिर पीएसबी जब आप क्लियर कर लेते हो ऑफिसर, तो सेकंड क्या थर्ड स्टेज आपका आ जाता है, जिसका नाम है क्या? एफएसबी। और एफएसबी में आपने देखा साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। जब आप इसे क्लियर कर लेते हो, फोर्थ स्टेज में जाते हो, जिसको आप नाम देते हो मेडिकल। क्या नाम देते हो ऑफिसर? मेडिकल। ठीक है, फिर आपका होता है मेडिकल, और मेडिकल के बाद ऑफिसर आपको अलाउ किया जाता है फिफ्थ स्टेज में, जिसमें आपको ट्रेनिंग और अदर प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। यह है आपका ऑफिसर फिफ्थ स्टेज। इस प्रकार 5 स्टेज से आप गुजर कर आप कोस्ट गार्ड में ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। बात कर ले अगली इंफॉर्मेशन के ऑफिसर, तो इनकी सैलरी और इनको बेनिफिट क्या मिलता है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन आईसीजी। तो इनकी जो सैलरी है वो है 7th पे के अनुसार मिलता है, और इनका जो रैंक है, डेजिग्नेशन है, वो है असिस्टेंट कमांडेंट। पे स्केल की बात करें तो पे लेवल जो है इनका वो 10 में आता है, और बेसिक पेमेंट जो है ऑफिसर वो इनको मिलती है 56,100 रुपए। केवल इतनी ही सैलरी नहीं है, इसे देख के आप लोग मत सोचिएगा कि बस इतना ही है, इसमें और भी एडिशनल बेनिफिट आपको मिलते हैं, जो कि अप्रॉक्स में जुड़ के आपके 76,000 प्लस सैलरी बनती है, यानी 76,000 प्लस आपकी सैलरी बनती है, और साथ में गवर्नमेंट आपको एकोमोडेशन और अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है ऑफिसर, तो इससे बेटर तरीका नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और साथ में आपने इंटर जो है पीसीएम से कर रखा है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है जनरल ड्यूटी में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट होने का। और अगर आपने बीटेक और अदर कोई इंजीनियरिंग डिग्री है जो कि आपके सब्जेक्ट से मैच कर रही है, तो आप यहां पर टेक्निकल में ऑफिसर सेलेक्ट हो सकते हैं। और साथ में अगर आपने विधि से स्नातक किया है तो भी आप यहां पे एलिजिबल होते हैं। उसके कंडीशंस आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं ऑफिसर। अब बात कर ले कि अलाउंस और पद, कौन कौन से ऐसे एडिशनल फायदे हैं जो आपको यहां पे मिलेंगे इस जॉब में, यानी जब आप असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऑफिसर
यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डियरनेस अलाउंस यानी डीए, वो आपको मिलता है। आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो 53 के नियर अबाउट है, आप देख लीजिएगा, आपके डीए घटते बढ़ते रहता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद आपका एचआरए मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा ऑफिसर जब आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कराती। अगर एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड है तो एचआरए नहीं मिलता। इसके बाद टीए आपको मिलेगा अगर आपको व्हीकल गवर्नमेंट ने नहीं प्रोवाइड कराया। मेडिकल फैसिलिटी आपको और साथ में आपकी फैमिली को देती है गवर्नमेंट। फिर इसके बाद आपको ट्रेवल कंसेशन भी प्रोवाइड होता है और इसके बाद इंश्योरेंस कवर भी होता है। ऑफिसर इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, तो इतने सारी सुविधा को अचीव करने के लिए सबसे प्राइम फोकस आपको अपने एग्जाम पे होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है और आप यहां एज एन असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बात कर लें ऑफिसर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जब हम यहां ऑफिसर सेलेक्ट हो जाएंगे तो कैरियर ग्रोथ क्या होगा। तो ऑफिसर कैरियर ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर जॉब है, इसके बाद तो आपकी प्रमोशन होते ही रहते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से आप जब असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट होते हैं तो आपका कैरियर आगे ग्रोथ करता है। आफ्टर ज्वाइनिंग जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आप असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में सेलेक्ट होंगे और यू कैन प्रमोटेड टू हायर रैंक्स। आगे जाके आप हायर रैंक पे प्रमोट होंगे, जैसे कि पहला जो रैंक होगा वो आपका होगा असिस्टेंट कमांडेंट, पे लेवल 10 की जॉब होगी। सेकंड जब आपको प्रमोशन मिल जाएगा ऑफिसर, यू विल बी बिकम डिप्टी कमांडेंट और पे लेवल 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आप प्रमोशन होगा तो आप कमांडेंट बनोगे और फिर वो हो जाएगा पे लेवल 12 में आप चले जाएंगे। तो नो डाउट प्रमोशन जो है वो काफी टॉप लेवल का है ऑफिसर। इसके बाद आगे के जो प्रमोशन है वो कुछ इस प्रकार है, कमांडेंट पे लेवल 13, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पे लेवल 13A, फिर इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल पे लेवल 14, फिर इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल पे लेवल 15 और एक और रैंक हो जाएगी डायरेक्टर जनरल जो कि पे लेवल 16 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे पहुंच सकते हैं भारतीय तटरक्षक दल में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करके। देर नहीं करनी है, मेहनत करना है और आगे बढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जब आप केवल 25 साल में ही ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। बात कर ले कि हु शुड अप्लाई, तो ऑफिसर यहां पे जो भी ग्रेजुएट हैं और प्लस में फिजिक्स मैथ से है बैकग्राउंड से, वो जीडी के लिए एलिजिबल है ही, ऑलरेडी आपको बताया गया, उन्हें अप्लाई करना चाहिए। और साथ में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है टेक्निकल के लिए, वो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकली फिट हो और रेडी हो आप देश को सर्व करने के लिए, और साथ में आप कोस्टल एरिया में मैनेज करने के लिए कि आप समुद्री तौर पे या समुद्र की एरियाज को घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ न्यू करना चाहते हैं, एडवेंचरस चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऑफिसर आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आप एकदम नेवी वाला फील करेंगे, क्योंकि सेम काम आपके नेवी जैसा ही है। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और ड्रेस भी फुल्ली एकदम नेवी वाली ही है। बस आपके ड्रेस पे लिखा मिलेगा आईसीजी और ये रही आपकी यूनिफॉर्म। ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है ऑफिसर जब आपके कंधों पर स्टार लगते हैं। अगर इस साइड आपके माताजी और इस साइड पिताजी हैं और आपके कंधों पे जब स्टार लगता है तो ये प्राउड मोमेंट आप फील करिए ऑफिसर। ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्राउड मोमेंट होता है जब आप यहां सेलेक्ट होते हैं। तो लेट नहीं करना ऑफिसर, यूनिफॉर्म दूर नहीं है, सपने दूर नहीं है, बस वो अचीव किया जा सकता है। मेहनत के द्वारा लगे रहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। इसी के साथ हम अपने टॉपिक को समाप्त करेंगे, लेकिन चाहेंगे कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। आगे की जितनी भी वैकेंसी है वो सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे और कंटिन्यू आपको क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी। आप आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।